गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मोटर डेवलपमेंट का जो लेक्चर चल रहा है उसके अंतर्गत हम अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार से शारीरिक क्रियात्मक विकास होता है उसका अध्ययन करेंगे। मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग अवस्थाओं में, यानी कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, जैसे जैसे बच्चे का मंथली विकास होता है उसमें किस प्रकार से क्रियात्मक विकास उसके शरीर में होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो हमने पहले भी पूर्व में पढ़ा था, जो पिछली कक्षा में, लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी कि विकास का क्रम किस दिशा में होता है। सेफेलोकॉर्डल यानी कि मस्तकाधुमुखी, जिसमें कि सर का विकास पहले होगा और बाद के नीचे के अंगों का बाद में विकास होगा, और निकट से दूर की तरफ विकास क्रम जिसे हम कहेंगे, जो अगर हम इमेजिन करें, कल्पना केंद्र स्थापित करें, मध्य भाग एक मध्य रेखा स्थापित करें शरीर में, तो वहाँ पे विकास उसके तरफ के अंगों का विकास पहले होगा, और जो पेरिफेरी है यानी कि बाहर के किनारे हैं जैसे कि हाथ है, पैर है, उसकी मसल्स का, मांसपेशियों का विकास बाद में, लास्ट में होगा। तो हाथ पहले, हार्ट और जो सेंट्रल में स्पाइन, जो नर्वस सिस्टम है उसका विकास होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हाथों का विकास होगा, उंगलियों का विकास सबसे लास्ट में होगा, पैर के पंजों की उंगलियों का विकास सबसे लास्ट में होगा। तो आज जब हम विभिन्न अवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले आ जाता है प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भकालीन, अर्थात जब शिशु माता के गर्भ में है उस समय किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है, ये चीज़ का पहली अवस्था हो जाती है, फर्स्ट स्टेज हो जाती है। एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भस्थ शिशु के अंतर्गत कैसे शारीरिक क्रियाशीलता होती है, विकास होता है, उसको देखते हैं। तो जो गर्भवती स्त्री है, माता है, वो करीब 5 से 6 महीने जब उसके गर्भ को हो जाते हैं तब वो हलचल या इस प्रकार की मूवमेंट्स जो होती है वो महसूस करती है, जो भ्रूण के हिलने से उसको गर्भ में महसूस होती हैं। अब ये मूवमेंट्स कैसी होती हैं? टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, कि ऐसा लगता है कि भ्रूण करवट ले रहा है या फिर वो ट्विस्ट कर रहा है। टर्निंग को हम कहेंगे पलटना, कि पलट रहा है, और ट्विस्टिंग यानी कि अपने शरीर को थोड़ा सा मोड़ रहा है। ये मूवमेंट का अनुभव गर्भवती स्त्री को होता है। फिर पुशिंग बाय हेड, सर से पुश कर रहा है, उसको गर्भवती स्त्री को महसूस होता है कि वो अपना सर हिला रहा है गर्भस्थ शिशु, और सर से वो वॉल पे, यूट्रस की वॉल पे प्रेशर डाल रहा है। और एक क्या चीज़ और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, किक्स, कि बच्चा लात मार रहा है, कहेंगे कि पैर पटक रहा है। तो इस प्रकार की ये वाली चीज़ें, ये मूवमेंट्स शुरुआती 5-6 महीनों के अंतर्गत महसूस होती है, जो कि गर्भस्थ शिशु की गतिशीलता को, उसकी क्रियाशीलता को बताता है कि वो ये सब काम करना, अपने शरीर के अंगों को नियंत्रण में लाना शुरू कर देता है। अब जब गर्भकालीन अवस्था होती है तो उसमें जो शिशु, ये अध्ययन में ज्ञात हुआ है कि जितना शिशु अधिक क्रियाशील होता है तो फिर वो, ये संभावनाएं, अपेक्षाएं हो जाती हैं कि वो आगे भविष्य में भी अधिक क्रियाशील होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। तो जो गर्भ में ज़्यादा एक्टिव है वो आगे भी जाके, जब वो नवजात शिशु होगा और या आगे बढ़ेगा, उसकी उम्र विकास होगा, तब भी वो और एक्टिव होगा, और कोई भी क्रियात्मक कौशल है वो क्रियात्मक कौशल वो जल्दी सीखेगा, शीघ्रता से उसकी जो लर्निंग पावर है, अधिगम की क्षमता है, जो उस कौशल को सीखने की, कोई भी जिसमें कि शरीर के अंगों का, मांसपेशियों का इस्तेमाल आ रहा है। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट्स होती हैं और वो कौशल सीखते हैं। अब ये भी होता है कि जब वो ज़्यादा एक्टिव रह रहा है गर्भावस्था के दौरान, गर्भस्थ अवस्था में, तो फिर जन्म के समय उसका थोड़ा सा कम वज़न होगा। और ये कम वज़न क्यों होगा? क्योंकि वो अपना ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहा है, शरीर की ऊर्जा का ज़्यादा व्यय कर रहा है। जो खर्च हो गया तो फिर क्या होगा? स्टोर शरीर में कम होगा। तो इसलिए जो गर्भस्थ शिशु है उसका वज़न कम होगा, वेट कम होगा थोड़ा। फिर एक और चीज़ जो देखने में आती है
जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु की मोटर स्किल्स के ऊपर भी पड़ता है, शारीरिक क्रियाशीलता के ऊपर भी पड़ता है, और वो है माता के संवेग। जो भी मैटरनल इमोशंस होंगे, माता के संवेग होंगे। अब वो गुस्सा हो सकता है, भय हो सकता है, किसी चीज़ का डर हो सकता है। ये इससे जब भी अगर माता डर गई तो फिर वो शिशु भी ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो ये वाले जो इमोशंस हैं, ये जो संवेग हैं, ये उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन ये जो वृद्धि होती है ये कई बार घातक भी हो जाती है और कभी गर्भपात की भी संभावना हो सकती है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव अगर माता रख रही है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास के ऊपर। तो माता को स्वस्थ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ तनाव रहित जीवन जीना चाहिए, जिससे कि जो शिशु है उसका विकास भी अच्छा हो और जो उसकी मोटर स्किल्स है उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो सके। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है नियोनेट। नियोनेट क्या होता है? जो नवजात शिशु है उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं नियोनेट। नाउ मोटर डेवलपमेंट इन नियोनेट्स, जो नवजात शिशु हैं उसमें शरीर क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है उसको हम देखें। तो सबसे पहले दो प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी क्या है? जनरल और मास एक्टिविटी। जनरल और मास एक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? इसे हिंदी में हम कहेंगे सामान्य, जनरल यानी कि सामान्य, मास एक्टिविटी यानी समूहीकृत क्रियाएं। जनरल एंड मास एक्टिविटी, सामान्य या समूहीकृत क्रियाएं। अब इनको समूहीकृत क्यों कहा गया है? क्योंकि जब शिशु के किसी भी एक अंग को हिलाया डुलाया जाता है या थोड़ा सा उसको गुदगुदाया जाता है तो उसके शिशु की क्रियाशीलता सिर्फ उस अंग में नहीं होती बल्कि उसका रिस्पॉन्स में पूरा शरीर हिलता है। तो कोई मान लीजिए एक कपड़ा लहरा रहे हैं छोटे बच्चे के आगे, तो वो हाथ पैर दोनों अपना पूरा बॉडी हिलाता है उसके लिए। उस स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपन की जो उत्तेजना प्रदान कर रहा है, जो प्रारंभ कर रहा है क्रिया को। अब उस क्रिया के लिए कोई प्रतिक्रिया होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्या होगा? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और वो प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि उसका नियंत्रण नहीं होगा ठीक से सभी मांसपेशियों पे, तो वो प्रतिक्रिया होगी कि वो अपना पूरा हाथ पैर पूरा बॉडी हिलाएगा उसके लिए। तो ये जो होती है इसी को कहेंगे हम समूहीकृत क्रियाएं या सामान्य क्रियाएं। सभी बच्चों में होती हैं, लेकिन उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं विकास के सोपान में हर अवस्था में पाई जाती हैं। हर शिशु अलग होता है दूसरे शिशु से, लेकिन ये जो जनरल एक्टिविटीज़ हैं ये सामान्य रूप से देखी जाती हैं कि सब बच्चों में होती हैं, सब शिशुओं में होती हैं। कि आपने एक हिस्सा, एक कहीं स्टिमुलस दिया, उद्दीपन दिया, तो वो पूरा शरीर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिलाता है। अब जब वो हर क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में वो बॉडी हिला रहा है तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, ज़्यादा शरीर से ऊर्जा का व्यय होगा, इसीलिए शिशु जल्दी थक जाएगा। तो जल्दी, और बच्चा जब नवजात शिशु होता है वो ज़्यादातर टाइम सोता ही रहता है, सिर्फ भूख लगती है तो उठता है, दूध पीता है और फिर सो जाता है। तो उसका अधिकतर, क्योंकि ये उसके विकास का बहुत ही तीव्र अवस्था है, तीव्र गति से उसका विकास हो रहा है, तो शिशु थक जाता है फिर सो जाता है क्योंकि अधिक एनर्जी उसकी खर्च हो रही है। फिर दूसरी जो एक्टिविटी हमने बताई उसे कहेंगे स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी, अच्छा, सामान्य क्रिया के उदाहरण भी हम देख लें, जैसे कि कोई भी चीज़ है कि आपने कोई चीज़ उसे खिलौना दिखाया, खिलौना बजाया, तो क्या होगा? हाथ पैर दोनों झटकने लग जाएगा। या फिर एकदम से लाइट पड़ी तो क्या हुआ? पूरी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स देगी। तो इस प्रकार से ये वाली इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो होंगी ना, वो जनरल या मास एक्टिविटी में या समूहीकृत क्रिया हिंदी में कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आ जाएगी। दूसरी आप यहाँ पे देख रहे हो, दूसरी टाइप की जो इसी के अंतर्गत है, पहला तो मैंने बताया आपको सामान्य क्रियाएं, दूसरा है विशिष्ट क्रियाएं। विशिष्ट क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसमें कि शिशु जो भी विशेष उद्दीपक हो रहा है तो उसके प्रति एक विशेष ढंग से प्रतिक्रिया दे रहा है, इसीलिए वो विशिष्ट बन जाती है।
तो जो विशेष उद्दीपकों के प्रति क्रिया एक विशेष प्रकार से शिशु के द्वारा किया जा रहा है वही स्पेसिफिक एक्टिविटी या विशिष्ट क्रिया कहलाएगी। अब ये इसमें उद्दीपक का प्रकार क्या है, स्थान क्या है, समय क्या है, उसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, परिवर्तन भी आ जाता है, तो भी इन क्रियाओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चलेंगी ही, ये विशिष्ट क्रियाएं हैं जो कि सब शिशुओं में होंगी ही। इसके फिर हम दो भाग करेंगे। विशिष्ट क्रियाओं को फिर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सहज अनुक्रिया और दूसरा है सामान्यकृत अनुक्रिया। सहज क्रिया को कहेंगे नॉर्मल रिफ्लेक्सेस और सामान्यकृत अनुक्रिया को कहेंगे जनरलाइज्ड रिफ्लेक्सेस। ये जो सामान्यकृत सहज अनुक्रिया तो वो होती है जो कि एक नॉर्मल होता है कि बच्चा रोता है, खांसता है, छींकता है, वो हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। एक एक करके इसको पढ़ते हैं, हम समझते हैं। तो अभी समझने के लिए नवजात शिशु में जो हमने वापस से आपको रिपीट कर रही हूँ कि नवजात शिशु में दो प्रकार की एक्टिविटीज़ क्रियाएं होंगी और वो दो प्रकार की उसके द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं क्या होंगी। पहली होगी सामान्य या समूहीकृत क्रिया कह सकते हैं और दूसरी होगी विशिष्ट क्रिया या इंग्लिश में स्पेसिफिक एक्टिविटी कहेंगे। सामान्य क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया जिसमें उद्दीपन के प्रतिक्रिया में वो अपना पूरा शरीर हिला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है। और दूसरा क्या है विशिष्ट क्रिया, इसको फिर हमने जब किसी विशेष उद्दीपन की प्रतिक्रिया के रूप में वो कोई विशेष रिस्पॉन्स, विशेष प्रतिक्रिया दे रहा है तो वो हो जाएगी विशिष्ट क्रिया। इसके अंतर्गत फिर दो वर्गीकरण हैं, दो भाग आ जाएंगे। एक हो जाएगी सहज अनुक्रिया। अनुक्रिया से तात्पर्य रिफ्लेक्सेस। आपके पैर में कांटा चुभा, आपने पैर उठाया, ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स। उसके लिए आपको आंख से देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पैर में कांटा चुभा, तो ये एक रिफ्लेक्स है। कहीं भी आपको दर्द हुआ, तुरंत ब्रेन आपके पैर से वो सिग्नल मस्तिष्क में प्रसारित हुआ और इस प्रकार से वो आपके शरीर में मस्तिष्क ने फिर कमांड दी जिससे कि आपने पैर उठा लिया। तो लेकिन ये इतनी नैनो सेकेंड्स में ये जो प्रक्रिया है ये संपन्न हो जाती है कि आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कार्य संपन्न हो गया। तो इसी को रिफ्लेक्सेस कहते हैं कि तुरंत आपने उस चीज़ के लिए आपके शरीर ने क्रिया कर दी। तो ऐसे ही रिफ्लेक्सेस कुछ होते हैं जैसे कि सांस लेना है, खांसना है, छींकना है, रोना है या हाथ झटकना है, पैर पटकना है। ये रिफ्लेक्सेस हैं छोटे बच्चे में जो होती हैं। तो सहज अनुक्रिया और सामान्यकृत अनुक्रिया, एक एक करके इसको समझते हैं। जो सहज अनुक्रिया होती है वो प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति प्रदत्त है, नेचर गिफ्टेड है और ये खुद की सुरक्षा के लिए, उस शिशु की सुरक्षा के लिए। अब मान लीजिए कोई उसको किसी टाइप का, किसी भी तरीके का खतरा लग रहा है तो वो रोना शुरू कर देगा। उसको भूख लग रही है, वो बताएगा कैसे, क्योंकि बोल नहीं सकता अभी। नवजात शिशु की क्रियाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए रोना एक इमोशन की अभिव्यक्ति है, संवेग की अभिव्यक्ति है। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी है कि उसको अटेंड कर लिया जाए, उसको जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर दी जाए। और तीसरी आवश्यकता है सामंजस्य हेतु, कि वो गर्भकालीन वातावरण से अब दूसरे वातावरण में आया है और उस वातावरण के साथ उसको एक एडजस्टमेंट करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसमें उसको ये सहज अनुक्रियाएं मदद करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन सी होती है सहज अनुक्रिया। एग्जाम्पल है खांसना है, सांस लेना है, रोना है या पैर पटकना है। तो ये सब सहज अनुक्रियाएं हैं। और फिर कई और सहज अनुक्रियाएं होती हैं जो कि नवजात शिशु में देखी जाती हैं, जैसे कि आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। यानी कि और ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 12 घंटे के बाद ये शुरू हो जाती है। इसमें शिशु की आँखों को थोड़ा सुरक्षा मिलती है प्रकाश के साथ। अगर तेज़ लाइट आपकी आँखों पे पड़ेगी तो क्या होगा, डायलेट होगा। आप आँख को बंद करने की कोशिश करेंगे या उस रोशनी के साथ। वयस्कों की तो आँखें इतनी एडजस्ट होती हैं कि उस रोशनी के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं, लेकिन बच्चों की अभी इतनी मैच्योर नहीं होती और इसीलिए वो क्या, ये जब बच्चा नवजात शिशु 12 घंटे का हो जाता है तो तब ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है और इससे
जो शिशु की आँख है उसको सुरक्षा मिलती है। ये जब अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएंगे, नवजात शिशु को जब उजाले से अंधेरे की तरफ या अंधेरे से उजाले वाले प्रकाश युक्त कमरे में ले गए तो उसकी आँखों की पुतलियों का आकार घटता और बढ़ता है, प्यूपिल डायलेशन होता है। तो ये क्यों होता है? ताकि एडजस्टमेंट हो सके आँख में और उसको देखने में, पलकों को खोलना बंद करना इसी प्रतिक्रिया का सूचक है, ताकि वो उस एक्स्ट्रा लाइट या कम लाइट से आँखों को एडजस्ट कर सके। फिर एक और जो प्राकृतिक अनुक्रिया होती है, सहज अनुक्रिया होती है बच्चों में, नवजात शिशु में, वो है सकिंग या चूसना। कि चूसना उसे सिखाया नहीं जाता, ये उसको ऑटोमेटिकली आता है। तो उसके शिशु के पास आप गाल से या उंगली से या वो दूध भी पीता है तो उस टाइम वो आपका हाथ पकड़ के चूसने लग जाएगा, या वो दूध पीने के लिए सकिंग रिफ्लेक्स का वो इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसे हिंदी में कहेंगे मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया। इस क्रिया में क्या होगा? नवजात शिशु के मांसपेशीय स्नायुओं को उद्दीप्त किया जाता है, यानी कि उसके हाथ या पैर में कहीं स्टिमुलस दे रहा है, स्टिमुलस यानी उद्दीपन वो हो रहा है, तो वो संकुचन करता है। तो बच्चा क्या करेगा? पैर मोड़ने लगेगा, हाथ मोड़ने लगेगा। आप उसकी हथेली में उंगली रखेंगे तो वो अपनी हथेलियों को समेटने लग जाएगा, पैर पटकने लग जाएगा। कोई भी चीज़ उसे दिखाई, उसका मन, कोई खिलौना, रंगीन चीज़ कुछ भी दिखाई तो वो हाथ पैर झटकने लग जाएगा। फिर इसी प्रकार की एक होती है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जिसे कहते हैं पाँव के तलुए की सहज अनुक्रिया। इसमें ये भी नवजात शिशु में जन्म से लेके 6 महीने की अवस्था तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे के शिशु के तलवों को सहलाया जाता है तो वो अपने पैरों की उंगलियों को फैला देता है। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं जो कि आमतौर पे सहज अनुक्रिया के अंतर्गत नवजात शिशु में देखने में आती हैं। तो और ये हो गई हमारी नॉर्मल रिफ्लेक्सेस या सहज अनुक्रिया, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया। दूसरा जो श्रेणी है वो है सामान्यकृत अनुक्रिया, जिसमें ज़्यादा अंग लगते हैं, ज़्यादा अंग क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार की जो अनुक्रियाएं होती हैं उसमें वो सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसमें शिशु का केवल एक ही अंग क्रियाशील नहीं होता, लेकिन एक साथ कई अंग क्रियाशील होते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? जैसे कि सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, तो हाथ के भी मांसपेशियाँ लग रही हैं, मुंह सकिंग रिफ्लेक्स भी लग रहा है, तो दोनों चीज़ों को मिला के ये हो रहा है कि वो हाथ को अपने हाथ का अंगूठा चूस रहा है। फिर हाथ पैर झटकना है, उसकी भी दोनों चारों मसल्स में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठ रहा है। फिर लाइट की ओर देखना, तो आंखों का एडजस्टमेंट उसकी तरफ हो रहा है लाइट को लेके। मुंह बंद करना, खोलना, ये सभी क्रियाएं स्टिमुलस या उद्दीपनों की प्रतिक्रिया के स्वरूप नवजात शिशु कर रहा है, जिसमें कि एक से ज़्यादा अंगों का इस्तेमाल वो कर रहा है, इसीलिए इसे कहा गया है सामान्यकृत अनुक्रियाएं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि एक बार और वापस आपको सारगर्भित रूप में बता देती हूँ कि नवजात शिशु के क्रियात्मक विकास में दो प्रकार की विशिष्ट क्रियाएं, 2 प्रकार की क्रियाओं में इसे बांट सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। एक है सामान्य या समूहीकृत क्रियाएं, दूसरा है विशिष्ट क्रियाएं। अब जब सामान्य या समूहीकृत क्रियाएं हैं उसमें एक ही अंग के क्रियाशील होने से शिशु का पूरा शरीर प्रतिक्रिया देके क्रियाशीलता दिखाता है। वहीं दूसरी ओर जो विशिष्ट क्रियाएं हैं उसको फिर 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 2 भागों में? एक सहज अनुक्रियाएं और एक सामान्यकृत अनुक्रियाएं। तो सहज अनुक्रियाएं वो हैं वो जो प्रकृति के द्वारा दिए गए रिफ्लेक्सेस हैं, जो अभी मैंने बताया कि सकिंग रिफ्लेक्स है, टेंडन रिफ्लेक्स है, आँख का डायलेशन, प्यूपिलरी एक्टिविटी है, पैर के तलवों की क्रिया है, बेबिंस्की रिफ्लेक्सेस बोलते हैं जिसे। और दूसरा वर्गीकरण सामान्यकृत, जिसमें कि एक से ज़्यादा अंग क्रियाशील होकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस प्रकार से नवजात शिशु, आज हमने पढ़ा गर्भस्थ शिशु में और नवजात शिशु में क्या शारीरिक क्रियाशीलता, मोटर डेवलपमेंट होता है। धन्यवाद।